नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के, हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, पुखराज चोपड़ा हैं एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट, और बीबी मेहता हैं CKED। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और नवनीत दमानी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल सुनंद सुब्रमण्यम आपसे होगा कि गोल्ड का मार्केट थोड़ा दबाव में है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लॉन्ग वीकेंड है, क्या किया जाए इस लेवल पर शाम के कारोबार में गोल्ड में? बात अगर हम शाम की कारोबार की करें तो मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। इसका यही खास वजह है कि यूएस मार्केट्स में अभी भी स्टिमुलस होप्स का भी काफी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा और दबाव देखने को हमें मिल सकता है। तो नियर टर्म के लिए तो मैं सेलिंग का ही मैं रिकमेंडेशन दूंगा। तो 50,300 के जो करंट लेवल्स पे वहां पे आप सेलिंग कर सकते हो, 50,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। एक और खास वजह है कि यूके में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट आ रहा है कि ब्रेक्जिट पे भी फिर से चर्चा होगी, और जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा काफी पॉजिटिविटी आया है। ये हालांकि अगले वीक में ही कंफर्मेशन आएगा तो मार्केट में और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो हम नीचे 50,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50,300 के लेवल पे आप सेलिंग कर सकते हो। ओके, हिमांशु जी आप बताएं, 50-300 का लेवल है गोल्ड में, और ऐसा कोई ट्रेड बताएं आप कि जो अभी लिया जाए और रात को सौदा काट लें, क्योंकि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, पता नहीं अमेरिका में क्या होगा और बाकी जगहों पर क्या होगा, तो हमें वेट नहीं करना है, आज ट्रेड लें, आज ही सौदा काट दें। ऐसा कोई ट्रेड है क्या गोल्ड में अभी? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में जो लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद 2-3 सेशंस में यहाँ पर हायर लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में मृत्युंजय यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी बनी रहेगी। तो आज के लिए अगर स्पेसिफिकली ट्रेड लेना हो तो मृत्युंजय मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड तेजी के साइड काफ़ी फेवरेबल है। करंट भाव लगभग 50,200-220 का है, तो 50,100, 50,150 के दायरे में अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पर मेरी समझ से खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 49,980 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 50,500, 50,600 तक के लेवल्स आज तक के ही सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि गोल्ड में बाई करके चलें। अब नवनीत जी आप ये बताएं कि अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो गोल्ड में इस वक्त, तो उन्हें क्या ट्रेड लेना चाहिए? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमने देखा है कि लास्ट 2-3 दिनों में एक अच्छी बढ़त देखने मिली है गोल्ड प्राइस में, और आज के सेशन में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने मिल रहा है, और मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पे ही रहना चाहिए। 50,000 के जितने नजदीक मिले वहाँ पर आप बाय करने के ऊपर देख सकते हैं। 49,500 के आसपास आप स्टॉप लगाइए, 51,200, 51,500 तक के टारगेट अगले 2 हफ्ते के अंदर आपको देखेंगे। चलिए, ये तो बात हुई गोल्ड की, लेकिन अब हम बात करते हैं सिल्वर की। और चांदी में तेज उठापटक के बाद इस वक्त चांदी का भाव करीब करीब 500 रुपए ऊपर है, 60,390। ये चांदी का ताजा भाव है, करंट मार्केट प्राइस है। चांदी पर आपका व्यू क्या होगा सुनंद? क्या चांदी में भी इंट्राडे के लिए बाइंग करना ठीक है? अब बात अगर चांदी करें तो चांदी ने काफी अच्छा रिकवरी दी है कई दिनों से, एंड ये काफी अच्छा थोड़ा सा सॉलिड 60,000 लेवल्स काफी क्रॉस हो गया है। तो मेरा राय चांदी में थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा। नीचे के लेवल्स पे अगर आप देखोगे तो 60,300, 250 लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो। ऊपर के टारगेट आज इंट्राडे बेसिस पे 60,800 या 61,000 भी देखने को मिल सकता है, जो तो एक काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 59,900 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये इंट्राडे के लिए काफी अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को हम मिल सकता है। ठीक है,
नवनीत जी, आपका पोजिशनल व्यू क्या है सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर? अच्छा, लगता है नवनीत से हमारा संपर्क टूट गया। हिमांशु, यही सवाल मेरा आपसे है, पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए चांदी में? मृत्युंजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर में पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो जो करेक्शन है मुझे लगता है कि अभी वो जारी रहेगी। और जिस हिसाब से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव बाजार में देखने को मिले और हमने एक अच्छी खासी गिरावट चांदी में आते हुए देखी, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में जो छोटा सा बाउंस आया है ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन है और वापस से थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। दूसरी एक और बात मृत्युंजय ये है कि जिस हिसाब से हम बेस मेटल्स में भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन देख रहे हैं, इसका भी प्रेशर यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में सिल्वर 56 से 54,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच दिखाई पड़ता है सिल्वर में, और बहुत एग्रेसिवली मैं यहाँ पर खरीदारी की जो राय है वो अभी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि 56,000 55,000 के आसपास अगर कोई गिरावट मिलती है 1 से 2 महीने में, वहां पर खरीदारी पोजिशनल तौर पर की जा सकती है। ओके, तो ये राय आपकी है पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडिबल ऑयल की। एडिबल ऑयल में दो खबर है, एक तो ये कि खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, आगे क्या और बढ़ेंगे क्योंकि अब अनलॉक 5 में रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी मिल गई है। और दूसरी खबर, एक सर्वे हुआ है मूंगफली के उत्पादन को लेकर। इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ CKED डॉक्टर बीबी मेहता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है मेहता जी आपका। पहले तो आप ये बताएं कि अनलॉक 5 में रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल प्राइस पर होगा? मतलब ये कि क्या एडिबल ऑयल के दाम और बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी अब? साहब, पहले तो एक लास्ट 1 वीक का 10 दिन का हम देखे तो कम से कम इंटरनेशनल मार्केट कम से कम 10% नीचे गई हुई है। उसकी इम्पैक्ट भी लोकल प्राइस में आने वाली है और आ रही है, मतलब ये लोकल। दूसरा, जो मस्टर्ड के जो क्रॉप का जो अभी रेट चल रहा है, तो मस्टर्ड का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है कि मस्टर्ड का सोविंग काफी बढ़ेगा, तो भी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है उसकी, तो थोड़ा प्रेशर कम ही रहेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा प्राइस ऊपर जाने की, मैं देख नहीं रहा हूँ। आई थिंक रीच एट द टॉप, अभी साइडलाइन हो सकता है पर ऊपर जाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और दूसरे जो आपने पूछा है कि ग्राउंड नट सर्वे का, कल हमारे जो SCA की जो हर साल हम ग्राउंड नट सर्वे करते हैं, तो ये दफा भी हमने ग्राउंड नट सर्वे किया था पूरा गुजरात के, और गुजरात में ये दफा कम से कम 5 लाख हेक्टेयर बढ़ा था और हमको उम्मीद थी कि ये साल काफी प्रोडक्शन बढ़ेगा। मगर क्या हुआ कि जो सौराष्ट्र में बारिश प्रैक्टिकली नॉर्मल से डबल हुई, उसके वजह से नुकसान काफी हुआ है, यील्ड में काफी फर्क पड़ा है। आप बाहर से देखें तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, मगर पॉट अगर देखें तो पॉट कम है, इसके वजह और यील्ड कम हो गई है। लास्ट ईयर का जो एकरेज था 15,62,000, ये साल होता 20,65,000, कम से कम 5 लाख हेक्टेयर बड़ा था। मगर ये साल यील्ड में जो आया, यील्ड में काफी कमजोरी दिखाई, 17% यील्ड कम आई कंपेयर टू द लास्ट ईयर। और जो लास्ट ईयर की जो यील्ड थी 2070, ये साल आ रही है एवरेज यील्ड 1.15 kg पर हेक्टर। और ओवरऑल क्रॉप, पहले तो हमारी उम्मीद थी कि भाई गुजरात का क्रॉप जैसे 2000 किलो की नॉर्मल आती है और 20 लाख से ज्यादा था, तो कम से कम 40 लाख का उम्मीद कर रहे थे। मगर जो डैमेज हुआ है, वॉट हैवी फ्लडिंग भी हुआ है, उसके वजह से अभी क्रॉप का जो कल हमारी पूरी कमेटी बैठी थी और उससे नतीजा निकला कि ये साल क्रॉप 35.45 लाख गुजरात की उम्मीद है, जो लास्ट ईयर से ज्यादा अफकोर्स है। 32,15,000 था लास्ट ईयर का, तो 10% लास्ट ईयर से ज्यादा क्रॉप की उम्मीद देख रही है। मगर जो पहले की उम्मीद थी 40 करीब, वो नहीं है। आज गुजरात गवर्नमेंट तो भी बोलते 52 लाख की बात कर रही है कि भाई गुजरात का क्रॉप 52 लाख होगा, और इंडस्ट्री का अंदाज है कि 35-36 लाख। ठीक है, ये आपने ओवरऑल बताया कि किस तरह का सर्वे हुआ है, कितना उत्पादन मूंगफली का रह सकता है और खाने के तेल के दाम आगे क्या रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक ऐसी कमोडिटी की जो पिछले काफी समय से सुस्त थी, रफ्तार धीमी थी, कोई एक्शन नहीं था, लेकिन आज
इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बड़ा एक्शन दिखा है और वो कमोडिटी है ग्वार। जी हाँ, ग्वार में आज बड़ी तेजी दिखी है और ग्वारसीड और ग्वारगाम दोनों के भाव काफी बढ़े हैं। और आपको बता दें कि ग्वारसीड का जो वायदा है वो 4100 के ऊपर बंद हुआ है, करीब करीब 3% की मजबूती के साथ, और ग्वारगाम का वायदा 6250 के ऊपर बंद हुआ है 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, ग्वार के एक्सपर्ट है। पुखराज जी, ये क्या हो गया अचानक कि मार्केट इतना तेज हो गया ग्वार का? आपको आवाज आ रही है पुखराज चोपड़ा जी? लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा। हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे, हम उनसे दोबारा पूछेंगे। लेकिन सुनंद, आप बताएं कि ग्वार की जो आज की रैली, आज की जो तेजी है, क्या ये मंडे को भी जारी रहेगी या मंडे को प्रॉफिट बुकिंग हम देखेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, बात करूं अगर ग्वार सीट की, तो अगर ग्वार सीट का ये तेजी आगे आगे मंडे को भी थोड़ा और तेजी देखने को मिलेगा। इसका एक खास वजह है कि इस साल का जो ग्वार सीट का जो सोइंग है ना, वो पिछले साल के कंपैरिजन काफी कम है, करीबन 5 से 10% कम है, खासकर गुजरात और राजस्थान में। और अभी तो मानसून सीजन तो खत्म हो गया और अभी हार्वेस्ट सीजन की तरफ हम जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर महीने में। तो इस वजह से मार्केट में इस साल का जो उत्पादन और प्राप्ति है, तो इस साल कम एक्सपेक्टेंसी है, तो जिस वजह से मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आगे और लॉन्ग टर्म बेसिस में 4400 तक जाने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हो 4100 के लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हो। 3950 तक आप स्टॉप लॉस कर सकते हो और 4400 तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 4400 तक ग्वार का भाव जा सकता है। पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्वार मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। पुखराज जी, ऐसा क्या हो गया अचानक कि मार्केट एकदम जबरदस्त एक्शन के मूड में आ गया ग्वार का? जी, आज ये दो कारण बन गए। एक तो देखिए, फसल कमजोर की रिपोर्ट तो आ ही रही थी। फिर ये 2 अक्टूबर को जो ग्वार डे पे हम लोग जो सेमिनार करते हैं, तो लोगों को ये अंदाजा लगा कि सेमिनार में इस तरह की रिपोर्ट आएगी, कुछ अंदाज कर रहे थे लोग। तो इस वजह से आज ग्वार में तेजी बनी। वैसे देखें तो तेजी बननी भी चाहिए, तो फसल बहुत कमजोर है, पर ये सिर्फ डिमांड की साइड है ना, वही इस ग्वार को वीक कर रही थी। तो ये अभी आगे देखना पड़ेगा कि गम में डिमांड किस तरह की आती है। यदि ऑयल सेक्टर की डिमांड आती है तो फिर ये 41, 44, 45 इसकी तो बात नहीं है, फिर इसको पंख लग जाएंगे। और ऑयल सेक्टर की यदि डिमांड नहीं आती है तो ये फिर बाजार यूं ही ढुलमुल चलता रहेगा मृत्युंजय जी। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उत्पादन तो कम है, अगर डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है तो दाम बढ़ेंगे। और ये आपने एक बात कही, बिल्कुल ठीक है। ग्वार डे 2 अक्टूबर को आप लोग मनाते हैं और उसको सैल्यूट भी किया है ग्वार के प्राइस ने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस कम रहता है तो सेमिनार में मज़ा नहीं आता है, लोगों का मूड थोड़ा ऑफ रहता है। तो दाम बढ़ गए सेमिनार से ठीक पहले, तो एक थोड़ी रौनक दिखेगी सेमिनार में। बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए कि आगे ग्वार में क्या हो सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं कैलाश मोदी सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, शादी के लिए थोड़ा गोल्ड परचेज करना है। नमस्कार, पूछिए। तो अभी किया जाए या थोड़ा रुक के किया जाए? रेट डाउन आने की संभावना है क्या? शादी के लिए आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं अभी खरीदें या थोड़ा रुकें? बताइए हिमांशु जी, क्या करें, अभी खरीद लें या कुछ और दाम कम होने की उम्मीद में रुके? मृत्युंजय जी, अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जो अगस्त के महीने में हाई लगा था, वहां से हम 6-6.5 हज़ार रुपये अभी करंट लेवल पर भी लगभग नीचे हैं। तो उस लिहाज से और जिस हिसाब से वापस से फंडामेंटल ट्रिगर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट है तो मुझे लगता है कि ये बुरे लेवल्स नहीं हैं। 49,500, 50,000 की रेंज में आप बेशक खरीदारी कीजिए। यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ना केवल एप्रिसिएशन अच्छी मिलेगी मीडियम टर्म में, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट करंट भाव से देखने को मिले। तो मेरी तरफ से आप अभी करंट भाव पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है,
अगला सवाल है आशीष का, भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए आशीष जी। सर मेरे को चने और कॉटन पे 3 महीने का आउटलुक जानना था कि 3 महीने बाद क्या भाव हो सकता है। चना और कॉटन बताइए सुनंद, 3 महीने का क्या आउटलुक है आपका चने पर और कॉटन पर? 3 महीने का आउटलुक थोड़ा सा नियर टर्म के लिए मैं काफी बुलिश हूँ अगले 1 महीने के लिए, क्योंकि अभी तो सोइंग सीजन तो चालू इमीडिएट बेसिस पे तो होगा नहीं, बिकॉज अभी जैसे विड्रॉल सीजन हो रहा है और थोड़ा एक्सटेंडेड विड्रॉल सीजन की वजह से इमीडिएट बेसिस पे चने का बाइंग नहीं होने वाला, चने का सोइंग चालू नहीं होने वाला है। लेकिन अगर प्राइसेस की बात करो तो नियर 1 महीने के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चने का भाव 6000 के लेवल तक आ सकता है। इसका ये खास वजह है कि नाफेड में भी अभी भी खरीदारी अच्छी चल रही है और फेस्टिव डिमांड काफी अच्छा है। दिवाली के सीजन तक में भी हम फेस्टिव डिमांड का देख सकते हैं बेसन और चना दाल के लिए, जिस वजह से मार्केट तब तक मुझे तेजी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि इस साल जो इम्पोर्ट्स है और खासकर ऑस्ट्रेलिया से वो काफी कम होते देखेगा, क्योंकि हम इंडिया सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। तो हम लोग इस वजह से मार्केट में काफी अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। बात 3 महीने की करें तो ऊपर के लेवल से फिर भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर दिसंबर में, क्योंकि इस साल का जो एमएसपी है वो काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से मार्केट में फार्मर्स का भी सोइंग हो सकता है, जिसकी वजह से नवंबर दिसंबर में एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है नियर टर्म के लिए, या 1 महीने के अंदर तक मैं टारगेट 6000 देना चाहता हूँ चने में। बात अगर दूसरी बात है कॉटन की बात करें तो कॉटन में इस साल का थोड़ा सा सोइंग काफी कम हुआ है, और खासकर गुजरात और राजस्थान में। और बात अगर हम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की करें तो कई जगह पे थोड़ा सा क्रॉप डैमेज हुआ था, जिस वजह से इस साल का प्राप्ति और उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो उस वजह से मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा करेक्शन अक्टूबर महीने या नवंबर महीने में मिल सकता है, जब थोड़ा पीक हार्वेस्टिंग सीजन होगा, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे 19,000 तक जाने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कॉटन में मैं 19,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और चना में 6,000 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए अगला, ये बहुत डिटेल में बताया है सुनंद ने कि आपको क्या आउटलुक रखना है चने के ऊपर और कॉटन के ऊपर। अगला सवाल है संयम जैन का, मनावर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संयम जी। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, हमारे अंकल हैं, उनका रिटायर्ड है, उनकी एफडी रखी है, तो बैंक की एफडी को तोड़वा के और चांदी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, ये पूछना था सर। मतलब लॉन्ग टर्म का उनका 1 साल का व्यू है, तो एफडी तुड़वा कर उन्होंने रिटायर्ड। सवाल तो आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, लेकिन एफडी तुड़वा कर चांदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और चांदी हालांकि देखिए रिस्क तो होता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि एफडी में देखिए आप चूंकि रिटायर्ड हैं और एफडी में तो एक फिक्स आपको रिटर्न मिलता है। हो सकता है कि चांदी में आपको ज्यादा मिल जाए, इसकी संभावना रहती है, लेकिन चांदी बहुत रिस्की कमोडिटी है। तो मेरा सुझाव तो ये होगा कि आप एफडी ना तोड़वाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हिमांशु जी इसको और बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। बताइए हिमांशु जी, एफडी तोड़कर चांदी में पैसा लगाना ठीक है क्या? मृत्युंजय जी, आपने बहुत सही बात कही कि जिस कस्टमर प्रोफाइल का जिन्होंने जिक्र किया कि रिटायर्ड है वो, तो बुजुर्ग को देखते हुए यहाँ पर जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो इतना हाई एसेट क्लास में सिल्वर, जो कि एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर मेरी सलाह ये नहीं रहेगी बिल्कुल भी कि आप एफडी को तोड़कर यहाँ पर सिल्वर में इन्वेस्ट करें। हालांकि अगर आपके पास कोई सरप्लस इन्वेस्टमेंट है और आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं, तो उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से रहेगा कि आप गोल्ड में निवेश करें। गोल्ड में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा माध्यम है। वहाँ पर ना केवल आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, बल्कि 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। और रिलेटिवली अगर एक सेफ हेवन की बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड आज भी सिल्वर से ज़्यादा सेफ हेवन डिमांड गोल्ड की मानी जाती है। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि सिल्वर में ये इन्वेस्टमेंट ना करें एफडी को तोड़वा कर, और अगर करना भी चाहते हैं किसी एसेट क्लास में तो सिल्वर के बजाय गोल्ड को प्रेफर करें। ओके, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर करना है तो फिर गोल्ड में करें, सिल्वर में क्यों, ये बात ठीक है बिल्कुल। अगला सवाल है राजकुमार का। पूछिए राजकुमार जी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास 1000 क्विंटल सरसों है, ओवरऑल 3 महीने में या बेचूं या कुछ और तेजी का इसमें कुछ बन सकता है?
ओके, आपके पास सरसों का स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं कि बेचें या रुके रहें, बताइए सुनंद क्या करना चाहिए इनको? बात अगर सरसों की करें तो सरसों में अभी भी और तेजी देखने को मिल सकता है और मार्केट में काफी अच्छा डिमांड है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने भी कहा था कि रेस्टोरेंट खुलने से भी काफी अच्छा डिमांड बढ़ेगी, तो सरसों के भी मार्केट में होगी। और पिछले हफ्ते जैसे एक न्यूज आया था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% प्योरिटी सरसों का तेल का ऐलान किया है और बैन किया है मिक्सिंग का, तो वो एक काफी अच्छा डिमांड क्रिएट कर सकता है डोमेस्टिक मार्केट में, खासकर रिटेल सेक्टर में, जो एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि सोइंग का सीजन मेनली नवंबर दिसंबर में चालू होगा, तो अक्टूबर महीने में सोइंग हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो मार्केट में कम स्टॉक होने के वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिलेगा। नियर टर्म अगर बात करें तो 5480 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो, 5420 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख लेते हो, टारगेट आप 5600 पे रख सकते हो। ओके, अगला सवाल है अशोक का, पूछिए अशोक जी। सर मैं एक तो आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, आपके जितने एक्सपर्ट हैं इतने बढ़िया राय देते हैं, इतना मतलब यूँ है कि हमको अच्छा फायदा होता है, जो कहते हैं वही होता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं कम से कम इसको 2009 से देख रहा हूँ चैनल को, और जो एंकर में जो आपकी जो मास्टरी है एक्सपर्ट से पूछने की, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको मतलब खोद के ऐसे पूछते हैं क्लियर, भाई दर्शक को सही समझ में आ जाए। बिल्कुल, नहीं बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है जो हमें लगातार अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। पूछें सर, क्या पूछना चाहते हैं? तो इतना मतलब बारीकी से पूछते हैं ना कि दर्शक क्या पूछना चाहता है वो आप पूछ लेते हैं। मेरे को सिल्वर पर चाहिए सर, सिल्वर में क्या करना चाहिए? जी, शुक्रिया। हाँ, सिल्वर में बताइए हिमांशु जी, चांदी में अगर 1.5-2 महीने का व्यू रखा जाए तो क्या सुझाव होगा आपका? मृत्युंजय जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि सिल्वर में मुझे लगता है कि जो अभी करेक्शन है वो पूरी नहीं हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि चांदी अगर 1-2 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यहाँ पर अभी और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर कंजर्वेटिव साइड में मुझे लगता है कि 56 से 54,000 तक के रेंज में कहीं पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के निवेशक के लिए मुझे लगता है कि अभी सिल्वर में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मृत्युंजय 60,800 के ऊपर अगर चांदी निकलती है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो इंट्राडे के लिहाज से वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, पहली रैपिड फायर है जो वो गोल्ड में है, और ऑलरेडी यहाँ पर रैपिड फायर हो चुका है। गोल्ड जब हमने डिस्कस किया था तो लगभग 50,200-220 का भाव था, और फिलहाल 50,370-380 यानी कि 150 रुपये वहाँ से ऑलरेडी भाग चुका है। गोल्ड में मुझे लगता है आज के सेशन में 50,500 50,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। चलिए, ये बहुत अच्छी कॉल है, बढ़िया, गुड। आप बताएं सुनंद, आपकी राय? मेरा रैपिड फायर कॉल चने में है और चने में खरीदारी कर सकते हो। 5,550 के लेवल पे खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 5,480 पे रख लीजिए, और टारगेट रखना चाहते हो तो 5,700 पे आप टारगेट रख लीजिए। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। मेटल्स में थोड़ा सा आज मुनाफा वसूली देख रहे हैं मृत्युंजय, तो लगता है कि वहां पर थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। जिंक में 190 के लेवल्स पे शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा 190-150 के स्टॉप से, और 187-150 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, सुनंद जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।